औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले आपसे वादा किया था कि मैं आपको CSS, PMS और इससे रिलेटेड जितने कामयाब लोग हैं उनसे तारुफ़ आपका होगा, उनसे उनके लेक्चर लेंगे हम, उनकी गाइडेंस लेंगे और उनकी स्टोरी सुनेंगे, कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे उन्होंने इस स्टेज तक आए। तो इस सिलसिले में जो आज हमारे पास शख्सियत हैं, उनका नाम है इकरा शौकत, जो कि 2017 में उन्होंने CSS क्वालिफाई किया था। इनका बैच बनता है 46 कॉमन, और इसके अलावा इनके एज ए असिस्टेंट कमिश्नर इस वक्त ये FBR में डेजिग्नेट हैं और मुल्क की सर्विस कर रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा साहबा, ये बताएं कि हमारा जो इस वक्त आज सेशन है, हम चाहते हैं कि एक तो आप बताएं कि आपने कैसे तैयारी की थी, कौन कौन सी मुश्किलात आपको आई, कहाँ कहाँ से आपको आसानियाँ मिली। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट आपने बताना है हमें कि हमारे जो अक्सर जो बिगनिंग में स्टूडेंट होते हैं, उनके पास ना बुक्स के लिए रहनुमाई होती है, ना उनके पास सोर्सेज होते हैं, ना वो महंगी एकेडमीज़ में आ सकते हैं। तो उनके लिए आपने स्केच देना है कि वो किस तरह वो तैयारी करें ताकि वो भी जिस मुकाम पे आप पहुंची हैं उस मुकाम तक वो भी पहुंच सकें। तो सबसे पहले आप ज़रा अपना तारुफ करा दें कि किस तरह आपने ये स्ट्रगल शुरू की, किस तरफ क्योंकि आप MA इंग्लिश हैं, इसके अलावा MBA किया हुआ है जी आपने, जी बिल्कुल। तो ज़ाहिर है ये चीज़ों ने आपको सपोर्ट भी किया होगा। लेकिन ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया कि आप CSS कर सकती हैं, या आपको शुरू से बचपन से ख्वाहिश थी, या बाद में आके आपको ये ख्वाहिश पैदा हुई। जी बेसिकली तो ये ख्वाहिश पहले नहीं थी। ये बेसिकली मेरे भाई जो हैं, ये उनका ड्रीम था, मेरे राइट। फादर का ड्रीम था। मेरे फादर मुझे मैट्रिक में कहते थे कि मेरी बेटी अफसर बनेगी, बट ऑब्वियसली तब आप इतने मैच्योर नहीं होते, डेफिनेटली। एक नेचुरल सी बात है। और जैसे मैंने MBA किया और जिस यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू किया। वहाँ पे 3 महीने भी मैंने जॉब की होगी कि मुझे ख्याल आया कि मुझे CSS करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो मैंने शुरू किया जर्नी, और उसके बाद मुझे अपोजिशन स्टार्ट होगी, बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, तो फिर एक वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुई। और तो क्या आपने अच्छा, सबसे पहले तो एक जो बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि CSS बाई लक होता है, बाई चांस होता है। तो क्या आपकी भी कोई लक थी, या चांस के तहत आप कामयाब हुई हैं, या कोई स्ट्रगल उसके लिए ज़रूरी होती है? देखिए, अगर लक का चांस भी होता है तो आप उसको 10-15% कह सकते हैं। अब देखिए, एक बच्चा सोया रहे और वो ये कहे कि मैं कल ऑफिसर बन जाऊंगा, तो ऐसे भी मुमकिन नहीं है। हाँ, एलोकेशन ना हो या बिल्कुल मार्जिन पे जाके आपका ना हो, तो उसको आप लक फैक्टर कह सकते हैं, बट वो तो पहले वो आपने तो अपना हिस्से का काम वो तो करना है। बैड लक फैक्टर हो गया ना। लक फैक्टर मीन्स लोग ये कहते हैं कि शायद हम 2 महीने में, 3 महीने में किताबें पढ़ लेंगे और हो सकता है हम हो जाएं। नहीं, ऐसे नहीं होता। यानी कि जब तक आप लक भी उस वक्त काम देगी आपको जब आपने अपनी पढ़ा इनपुट होगा, की होगी। मेहनत की होगी, स्ट्रगल बिल्कुल। की होगी। बिल्कुल। यानी कि देयर इज़ नो फ्री लंच। बिल्कुल ऐसे इसके ही है। लिए आपको, अच्छा, कौन सा एज का कौन सा पार्ट है जहाँ से आपको CSS की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या ये MA के बाद करनी चाहिए, या कोई और स्टेज है? अगर आपका माइंड है CSS का, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बैचलर में शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप मेच्योर होते हैं, आपकी अटेंशन जो है वो डिवर्ट ना हो, आप फोकस्ड हो। लाइक देखिए, कुछ चीज़ें बेस होती हैं, करंट अफेयर हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके अलावा आपका GK हो गया। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो आपको कभी भी किसी भी आप लेवल पे जाएंगे, ये आपकी बेस चाहिए ठीक है। होती है। तो पहले आपको इन चीज़ों को बैचलर के साथ करेंगे तो पैरेलल में बेस बनाना आसान है। आफ्टरवर्ड्स, जबकि एडवांस स्टेज पे, तब आपको जब आप माइंड बना लेंगे CSS, वंस यू आर डन विद लाइक मास्टर, और उसके बाद आप प्रॉपरली इसको यानी स्टार्ट कि जो कर आपकी देंगे। बेस बननी है वो वो बैचलर बैचलर में लेवल से ही आपने बन शुरू जाती करनी है। है। बिल्कुल। क्योंकि GK जो है वो एक एक ट्रेंड है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, इट राइट। टेक्स टाइम। वो टाइम। एक पीरियोडिक और दूसरी प्रोसेस होता है। दूसरी कि अपनी आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए ये GK, खासकर GK और इंग्लिश। ये बिल्कुल। आपकी पार्टी आपकी बॉडी का, आपकी सॉल का, आपके पर्सनैलिटी का आपका पार्ट होगा, तो फिर ही आप आगे जाके कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद आप जो मेन
एरिया आता है जब स्टूडेंट या जिसको हम कैंडिडेट कहते हैं, उस सब्जेक्ट सिलेक्शन आ जाता है, जो है मरला। तो उसके बारे में कोई आप बताएं कि इस मरले को कैसे पार करना है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है ना, ये 3 फैक्टर्स पे बेस करता है। एक, आपका अपना एप्टीट्यूड। अगर आपका एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप उसको नहीं कर सकते। दूसरा, स्कोरिंग ट्रेंड। स्कोरिंग ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे पता चलता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तीसरी जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज। अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप पिक कर लें कोई ऐसा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट जो कि आपको लगे, अकाउंटिंग, आप कहते हैं जी मैथ्स तो है, कैलकुलेशंस हैं, मेरे पास तो इस तरह के बेशुमार, वो कहते हैं हमारी कैलकुलेशन है तो क्यों ना हम मैथ्स को तो रख नहीं सकते क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है और स्कोरिंग नहीं है, तो मैं अकाउंटिंग अकाउंटिंग रख लेता। तो इस तरह से नहीं होता, 3 फैक्टर्स यानी कि हैं। आसमान से गिरा और खजूर में खजूर अटका। मैट का एप्टीट्यूड, राइट। आपका जो स्कोरिंग ट्रेंड और आपका बैकग्राउंड, अच्छा। ये 3 चीज़ें मिलाएं तो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट अच्छा, कर लें। इसमें ख़ास तौर पे साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं, जब हम ये स्टूडेंट होते हैं, अब ज़ाहिर है उनका जो सारा इंटरेस्ट एप्टीट्यूड तो उसका सारा साइंस सब्जेक्ट में होगा, लेकिन हम देखते हैं साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्कोरिंग नहीं होते हैं। तो अब उनका तो एप्टीट्यूड कैसे बन सकता है आर्ट्स के सब्जेक्ट से? देखिए, मैं एक बात सबको ये गाइड करती होती हूँ कि आपने मार्क्स लेने हैं, भले ही वो पंजाबी सब्जेक्ट है, आपका यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्टिव है, मार्क्स लेने हैं। राइट। अब आपकी एक, मैं इतने लोगों को मना करती हूँ कंप्यूटर साइंस ना रखे, फिजिक्स ना रखे, केमिस्ट्री, वो कहते हैं हम तो मास्टर हैं, मास्टर। हम तो ये हैं, हम तो वही रखेंगे, और एट द एंड दे डोंट गेट थ्रू, या उनको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए जो चीज़ चल रही है, जो ट्रेंडिंग है, हमने वही लेने हैं। सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट लेने हैं, हार्ड कोड सॉलिड साइंस के नहीं लेने। अच्छा, इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है कि नॉर्मली साइंस सब्जेक्ट्स के लोग रह जाते हैं और आर्ट्स के ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, हालांकि हमारा शुरू में साइंस को सुपीरियर समझा जाता है। तो इसमें मेरी जो ज़ाती राय होती है कि साइंस सब्जेक्ट आपको कंटेन कर देते हैं, आपके माइंड को एक ट्रैक पे, सिंगल ट्रैक पे आपको चलाते हैं, जबकि सोशल साइंसेज जो होती हैं वो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं, समझने की सलाहियत रखते हैं, एनालिसिस बेस्ड चीज़ें आपके पास होती हैं। जबकि साइंस में हमारा जो तालीम का जो है निज़ाम, उसमें वो बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं है, वो वो रट्टे ऑब्जेक्टिव सारी कह चीज़ें सकते हैं, चल रही। ऑब्जेक्टिव है, जबकि ठीक है। जो सोशल साइंसेज है दैट सब्जेक्टिव, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अब इसका ये है कि देखें, इसीलिए तो पाकिस्तान से कोई साइंटिस्ट नहीं निकलता, इसलिए तो कोई बिग पर्सनालिटी नहीं, क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है। अगर यही इस चीज़ को थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड, मैं ये नहीं कहती कि स्कोरिंग उसको बनाए ज़बरदस्ती, लेकिन एक बेयर मिनिमम थ्रेशोल्ड, ये तो एग्जामिनर पे है ना, वो कैसे पेपर सेटर ऐसे का पेपर सेट करते हैं कि वो बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं वही पाते, बिल्कुल अच्छा। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे का नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो इनकरेज करें, ठीक है। ना कि डिस्करेज करें। कोई ऐसा सब्जेक्ट, अब मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूँ, मुझे रखवा दिया मुस्लिम लॉ ठीक है। और मेरा उसकी आपके वजह से सब्जेक्ट स्कोर, सारे कौन कौन से थे, ज़रा बताइएगा। मेरा अकाउंटिंग, राइट। बिजनेस अभी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जेंडर स्टडीज, राइट। मुस्लिम लॉ। मतलब जैसे सिर्फ जो स्कोरिंग था जो समझा जाता है वो जेंडर स्टडीज़ है। जी बिल्कुल, और उसमें बाकी मैंने 85 स्कोर किया। माशाल्लाह। तो बाकी तो आप खुद ही कह रही है कि जी आपने खुद एमबीए किया, एमबीए की वजह से आपको सपोर्ट मिली। एमबीए की वजह से सपोर्ट मिली अकाउंटिंग बिजनेस एड में, लेकिन मैंने 2015 में, जब उससे पहले सिलेबस चेंज था, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। डेफिनेटली होता है। 2015 में सारा सिलेबस चेंज था, एंड ऑल ऑफ सडन 360 पे सब कुछ चेंज हो गया। और 2017 में मेरे सब्जेक्ट, पहले मेरे सब्जेक्ट थे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, जर्नलिज्म। ये 4 इतने फेमस होते थे, अकेडमीज फार्मूला में था। जाते थे, फॉर्मूला, तो वो कहते थे ये रख लो, रख ठीक है। ली किसी के कहने पे। अब जाहिर है वो पहुंच अच्छा, भी गए। आज मेरे ख्याल में आप पढ़ा भी रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं आजकल स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आजकल वैसे तो ये चेंज होते रहते हैं एवरी ईयर, कोई पेपर टारगेट हो जाता है, यू कांट से एनीथिंग, लाइक अभी यूएस हिस्ट्री टारगेट हुआ है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल वही सब्जेक्ट टारगेट होगा। अगले साल इसीलिए कुछ और भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ठीक कुछ है। भी। देखें, उनको जब उन्हें ना थ्रेशोल्ड के लिए कैंडिडेट्स निकालने होते हैं, तो ये उनका एक वे ऑफ डूइंग है, शॉर्ट लिस्ट करने का। अब मिसाल के तौर पे आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। पहले आईआर आईआर है। आईआर पहले होती थी कॉलम, अब आईआर से
पहले पॉलिटिकल साइंस मेरा 20% भी नहीं रखते हाँ। थे, अब 80% जो है वो पॉलिटिकल साइंस का उसके लेवल पीछे पकड़ मैं आपको लॉजिक भी बताती हूँ। देखा जाता है कि ओवरलैपिंग भी हो। अब जैसे कॉम्बिनेशन ना IR, US हिस्ट्री और उसके अलावा आई लॉ, जेंडर स्टडीज और कोई एक लैंग्वेज, ये एक ड्यू समझा जाता है। जैसे मेरा वो था ना ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अब ज्योग्राफी, ये फार्मूला जर्नलिज्म। समझा अब जाता ये है। फॉर्मूला, ठीक है। अब उन्होंने देखे ना एक चीज जब बहुत ज्यादा हर कोई लेगा तो वहां पे आपको डिफरेंस क्रिएट करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है उसको कैसे समझते हैं कि वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? वो उसकी ना मिक्स स्टोरी चल रही है। एक साल में उसको ट्रेंडिंग बना देते हैं, दूसरे साल में उसको टारगेट कर देते क्रश हैं। कर कोई देते हैं। बिल्कुल एक लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं लेकिन है। लेकिन क्या उस सब्जेक्ट पे जब आप आपका जो उसका पढ़ा होता वाइड है स्कोप है, मैं नहीं डिस्करेज करती हूँ उसको। उसको जब पढ़ा होगा तो एटलीस्ट कम से कम जब वो इंटरव्यू के लेवल पे जाएगा तो उसके पास वो फाउंडेशन तो अच्छी बनी होगी ना। लेकिन देखें इंटरव्यू में हर कोई तो नहीं पहुंचता। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमें बार बार अपना, हमने नंबर लेने हैं। लेकिन वो इंटरव्यू स्कोरिंग नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग नहीं है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट, वो इतना वास्ट है, उसको चकूजे में बंद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन नो डाउट वो हेल्प करता है इंटरव्यू में। देखिए पाकिस्तान फेयर में भी तो काम मतलब हेल्पफुल है। उसके अलावा बाकी आपकी जब आप सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद भी वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई हैं फाउंडेशन तो आपकी बनी होती है उससे। ठीक अच्छा, है। उसके अलावा ये और कौन कौन से आप कह रही हैं कि लैंग्वेज, यानी कि अगर पंजाब का है तो पंजाबी ले ले, सिंध का है तो सिंधी ले ले। इसके अलावा आपने कहा है सोशियोलॉजी का है। सोशियोलॉजी मेरे और उस मैंने ठीक है, एक दफा मेरा पूरे पाकिस्तान में टॉप है उसमें, माशाल्लाह, 75 वेरी गुड। मार्क्स हैं। अच्छा, सोशियोलॉजी होगी और जेंडर स्टडी होगी और गालिबन क्रिमिनोलॉजी भी तो बिल्कुल, टॉप पे है। बहुत अच्छा। और उसके अलावा कौन सा आप जेंडर रेकमेंड करें? स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, उसके अलावा हमारा जो मैस है कॉम, एक न्यू सब्जेक्ट है गवर्नेंस पॉलिसी वाला, वो बहुत अच्छा है। पब्लिक पॉलिसी, नहीं, पब्लिक गवर्नेंस पॉलिसी, एंड पब्लिक पॉलिसीज। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, हाँ वो जी। बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन वो भी तकरीबन उसमें पब्लिक एड इशू ही है, है उसमें ऑलमोस्ट। इशू क्या चल रहा है, उसमें ना अभी तक बुक्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो स्टूडेंट उसको वैसे अटेम्प्ट नहीं कर पाता। जब एक चीज है ही नहीं तो वो एक इनोवेशन की बेस पे तो नहीं होता नहीं, ना। हमने तो पब्लिश की हुई है इसकी। आपने किया, हाँ जी। लेकिन इतना ज्यादा वो एक होता है ना, एक दो तीन ऑथर्स ने उस पे अपनी इनपुट दी होती है, फिर वो एक मिक्स ठीक है। करके एक चीज निकलती है, Right. वो चीज। अच्छा, अब ये बताएं कि अब सिलेक्शन होगी सब्जेक्ट की, इसके बाद अब बताएं कि स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, या जैसे आपने कैसे की और स्टूडेंट जो है या कैंडिडेट्स हम जिसको कहेंगे तो वो कैसे तैयारी करें इसकी। ये तो अब स्टेज हो गई कि सिलेक्शन हो गई सब्जेक्ट्स की। आप ये बताएंगे आपने कैसे तैयारी की थी और जो है स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वो कैसे तैयारी करें, और ख़ास तौर पे जो रिमोट एरियाज़ में हमारे बच्चियाँ बैठी हुई हैं जिनके पास सोर्सेज नहीं हैं, हमने उनकी सर्विस करनी है, वो कैसे तैयारी करें। और क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो होता है ज़ाहिर है वो एक देहाती होता है या उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करें? अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने अपना एक YouTube चैनल दिया है ताकि हर एक तक एक्सेस हो। तकरीबन 350 वीडियोस हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है सर। ठीक और है। 100+ आउटलाइंस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए हैं। अब जिसने गाइडेंस लेनी है उसने वैसे भी ले लेनी है, और जिसने नहीं लेनी उसने नहीं लेनी। ठीक है। अब ये जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट का इशू होता है ना, वो ये इशू चल रहा है कि वो दे आर नॉट एट लाइक, वो क्लैरिटी नहीं होती उनके दिमाग में। तो मैंने एक गाइडलाइन प्लेलिस्ट बनाई है डिफरेंट, एक मैंने प्लेलिस्ट में एक गाइडलाइन दिखाई है उनको, ठीक है। ताकि वो टाइम टेबल से लेके नोट्स से लेके न्यूज़पेपर रीडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब्जेक्ट सिलेक्शन, मैंने सब कुछ एक जगह पर रख दिया ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। उनको डायरेक्टली मेंटोर की हेल्प मिले, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, जिनको इवैल्यूएशन चाहिए होती है वो उनके लिए पेड है। अच्छा, लेकिन ये तो देखें कि काफ़ी हद तक की चीज़ें आपकी बेसिक जो है वो तो आपने अपलोड की, लेकिन किताब के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। फिर भी जो मर्जी कर ले, बुक्स तो उनको लेनी पड़ेगी। ये तो नहीं ना हो सकता कि सिर्फ लेक्चर से ही आप गेन कर ले। लेकिन ये कि आप आज जैसे आपके हो गए, बहुत सारे पब्लिशिंग जी हाउस जी है, वो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जी डिलीवरी जी। करते हैं, तो इट्स अब तो बहुत मुश्किल नहीं आसान, है। तो आसानी हो गई हुई है कि आप क्लिक पे जाते हैं, आपको ऑर्डर ऑनलाइन करते स्टोर्स हैं, आपको मिल जाते हैं, और बल्कि वहाँ आपको डिस्काउंट भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है अक्सर बिल्कुल पे। ऐसे। तो अब तो कोई जहाँ मर्जी बच्चा बैठा हो
वो हर चीज़ मंगवा सकता है। बिल्कुल, ये तो आप पे खुद ठीक स्टूडेंट पे है ना वो हाँ जी, कैसे। लेकिन ये है कि किताब की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, नॉर्मली बुक लोग सिलेक्शन हाँ जी, इम्पोर्टेंट। बुक सिलेक्शन नॉर्मली ये करते हैं हमारे कैंडिडेट जो है, आपको शायद पता हो कि वो बुक सेलर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं जी CSS की किताबें दे दें ये इस सब्जेक्ट की। अब उसमें उसका अपना इंटरेस्ट होता है शॉपकीपर का, वो कहता है जिसमें उसकी ज़्यादा उसकी परसेंटेज होगी मिली होगी, डिस्काउंट मिली होगी, वही बच्चे को देना बिल्कुल ऐसे ही चाहेगा। है। अब मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि किताब आप देख के लें, जो किताब आपको मुश्किल लगती है, बड़ी लगती है, वो सेलेक्ट करें। जो आपको आसान लगती है और छोटी लगती है उससे अवॉइड करें, क्योंकि ज़ाहिर है आपको बेटर, अब आपने इंटर मटेरियल तो नहीं ना आप कर रहे, बिल्कुल। ना इंटरमीडिएट कर रहे हैं, ना आप BA कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं CSS कर रहे हैं। उसमें आपको जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। और अगर किताब से आप, और दूसरी बात मैं जो कहता हूँ कि साइकोलॉजिकली जो चीज़ एक और आ रही है, लोग PDF से भी पढ़ना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अभी लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वो कहते हैं जी आप कंप्यूटर की निस्बत PDF की निस्बत अगर आप बुक पढ़ेंगे तो रिटेंशन आपकी है दिमाग की वो ज़्यादा होगी और आप ज़्यादा शार्प होंगे, आपकी लर्निंग प्रोसेस उसमें ज़्यादा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, देखिए जितनी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगी ना, देखिए उसमें टच होता है, आप बुक को पकड़ते हो, ठीक है। लाउडली पढ़ते हो, आपकी अटेंशन डिवर्ट नहीं होती। जब ई बुक्स वगैरह हम कंसल्ट करते हैं, नो डाउट इट्स हैंडी कन्वीनियंट, बट इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि हमें ना वो एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, वहीं से एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है और हम लोग अटेंशन अपना छोड़ देते हैं, हम स्टडी से निकल के हम किसी और तरफ चले जाते हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स तो हैं हाँ, क्योंकि नेचुरली। ये तो देखें, अब मैंने देखा है इंटरनेशनली, अब जितने अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क ले लें, अभी तक किताब वहाँ ख़त्म नहीं हुई। हालांकि बड़े इसमें टेक में साइबर बहुत वगैरह आगे में हैं। बहुत आगे में हाई टेक है, उनके टैब्स भी हैं, हर चीज़ भी है, ऑनलाइन भी सब जा चुके हैं, लेकिन उनका जो पब्लिशिंग का है, बुक्स का या मैगज़ीन है, वो एज इट इज़ ही चल रही हैं, उनको ख़त्म नहीं हुई। उनकी ज़रूरत यानी कि उनको है तो वो उन्होंने रखा हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ है कि CSS के स्टूडेंट खास तौर पे वो गाइड्स वगैरह पे यकीन करते हैं, जी रिकमेंडेड बुक्स को फॉलो नहीं करते और फिर कहते हैं कि शॉर्टकट से, शॉर्टकट जब भी आप अप्लाई करेंगे तो फिर आप मंजिल तक नहीं पहुँच नहीं बने। सकते। तो आपको 2-3 रिकमेंडेड बुक्स पढ़नी है और हमें बुक पढ़ने की प्रैक्टिस अपनी हैबिट करनी है। ठीक है। शॉर्टकट नहीं लेने, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा, शॉर्टकट्स लेते हैं। बुक्स के बारे में बताएं कि कैसे आप कहें क्या पढ़ें, क्योंकि अक्सर लोग, एक होते हैं रीडिंग, एक होता है स्टडी, उसमें आप स्टूडेंट्स को डिफरेंस बता दें कि आपने रीडिंग करनी है या स्टडी करनी है, दोनों में क्या फ़र्क किया है। अच्छा, मैं इसमें बताती हूँ कि 3 तरह की किताबें होती हैं। CSS के लिए आप 3 तरह की किताबें, जैसे बेकन कहता है, फ्यू बुक्स आर टू swallow, few are to chew and few are to टेस्ट। सो जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें आपने उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करना है, तो वो आप अपनी एक मेन बुक बनाएं। सर, हर सब्जेक्ट की ना एक मेन बुक मेन होती है, ठीक है? लेकिन वो वो रिकमेंड स्टैंडर्ड होने चाहिए, अच्छी बिल्कुल, होनी वो चाहिए। रिकमेंडेड बुक में से एक होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली ये 100% तो नहीं होता। अच्छा, दूसरी वो होती है जैसे उसमें आप गाइड्स वगैरह या सप्लीमेंट्री मटेरियल कह सकते हैं, वो उससे हेल्प ले सकते हैं, वो एक दफ़ा जस्ट टेस्ट कर लें। तीसरे वाली वो होती है जिसको आपने 100% ग्रिप लेनी है और उसके ऊपर आपने नोट्स बनाने हैं, डिटेल शॉर्ट नोट्स, वो आपकी समझ लें एक अथॉरिटी होती है। 3 किताबों से आपका काम चलता है। यानी कि बेस आपने बनानी है, जो ऑथेंटिक किताबें हैं जो रिकमेंडेड है, उसमें से नॉर्मली एक एक जो है हर चीज़ कवर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब आपने उसके बाद जो लास्ट में आपने जो बुक्स हैं जो कि एडिट हुई हों या एक जिसमें मवाद सारा दूसरी किताबों से जमा करके दे दिया है, आपने उसको आखिरी वक्त के लिए भी आप साथ उसको रखना है। फ़ायदा भी तो ले सकते हैं ना। ठीक है। देखिए, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी आपको एक अब जगह पे मिल रही है, तो जी आपके लिए बिल्कुल, हेल्पफुल है ना। क्योंकि नॉर्मली बुक्स का हमारा ये होता है कि जो भी बुक्स पाकिस्तान में हम तैयार करते हैं, उसमें जो अच्छी किताबें होती है उनको पढ़ के, उनको मद्देनज़र रख के, उनके आइडियाज़ हैं वो उसमें कन्वर्ट करते हैं। सर, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी कि यहाँ पे ना क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। जी, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे लाइक अगर हमने क्वालिटी वाली इतनी मेहनत करके बुक लिखते हैं, तो लोग उसको पढ़ते नहीं, लोग शॉर्टकट मारते हैं, मैं लोग कहते यही हैं बात कर रहा हूँ ना कि हमेशा किताब वो लें जो आपको मुश्किल लगे, जो जो क्वालिटी वाइज और उसमें बड़ी कुछ हो। हाँ सब्सटेंशिएट जी, कोई मटेरियल मेटेरियल हो। आप अगर
500 पेजेस की किताब पढ़ेंगे तो एटलीस्ट आपको 200-300 पेजेस का मैटर तो आप मिल जाएगा ना अच्छा। लेकिन आप 200 पेजेस की लेंगे, उसमें उसने कोई क्वालिटी तो दे ही नहीं सकता 200 पेजेस में। और उसमें एक और चीज़ है, कॉपी पेस्ट वर्जन बहुत कॉपी है। पे कॉपी पेस्ट भी मतलब कि मैंने प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारी जो पिछली जनरेशन थी उस वक्त एक गालिबन एक ही पब्लिशर एक दो होते थे। अब उनका इतना नाम है कि वो अपने बच्चों को, हालांकि ज़माना बहुत तब्दील हो गया हुआ है, वो एंटायरली डिफरेंट चीज़ें आ गई हुई हैं, क्वालिटी बहुत बढ़ गई हुई है, लेकिन वो जो हमारे जिन्होंने वो पिछली नस्ल ने वो किताबें पढ़ी थी वो अभी तक उनके जहन में वही है, बच्चों को भी रेकमेंड करते हैं। और यहीं से आके बच्चे का रास्ता रुक जाता है, क्योंकि जो रिमोट एरियाज में बैठे हुए हैं उनको सिर्फ पुरानी जो लोग हैं, पुरानी किताबें, उनको नाम का वहाँ तक एक्सेस हुई है। जो जो अब चीज़ें चल रही हैं वो उनके पास नहीं पहुँच रही। इसलिए बेस्ट मटेरियल ये है कि आप यूट्यूब और इंटरनेट वगैरह पे आएँ, आपको किताबें भी वहाँ से अच्छी मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, उसके अलावा गाइडेंस आपको भी मिल लेक्चर्स जाएगी। भी, गाइडेंस भी मिल जाएगी। और आपको रोल मॉडल जो हैं आपको CSS वगैरह के जो उन्होंने किया हुआ है, जब आप उनका उनसे गाइडलाइन ले रहे हैं, ज़ाहिर लेक्चर जो भी होगा या जो इंटरव्यू है उसमें लोगों को जो जिनको कुछ नहीं पता, जो इंटरेक्शन नहीं कर सकते किसी सक्सेसफुल ऑफिसर्स के साथ, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें घर बैठे पहुंच रही हैं। आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको आज आपके घरों में, आपकी पॉकेट में लाइब्रेरी आ जाती है। आपके बड़े से बड़े प्रोफेसर हजरात, डॉक्टरेट जो डॉक्टर्स हैं, उनका नॉलेज है आपकी जेब में होता है। कैसे? आपका मोबाइल, आप एंड्रॉयड लेंगे, है आपके पास, उसमें आप क्लिक करेंगे, आप दुनिया भर की चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगी। तो एक्सप्लोर आप खुद करें। दुनिया में कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। अगर आपके पास मोबाइल है तो काइंडली इसका मोबाइल इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव करें, स्टडी की तरफ करें, बजाय कि ये आप डिट्रैक्ट करे, आपको नुकसान दे, गलत चीज़ों में जाएं, तो आप इसको अच्छी इस्तेमाल में लाएं। अच्छा, अब आप ये बताएं, कॉन्सेप्ट कुछ लोगों के ये होते हैं कि ये 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ना चाहिए, 21 घंटे पढ़ना चाहिए, तो क्या वाकई कोई ऐसी बात है या किस तरह? सर, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक आप किसी चीज़ को अपना पैशन ना बना ले, जब आप घंटे के हिसाब से नोट करोगे ना कि ये मैं काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको फ़ायदेमंद नहीं। जब आपको किसी चीज़ का पैशन, जुनून हो जाता है ना, फिर आप उसमें 12 घंटे, 14 घंटे भी लगाते हो तो डजेंट मैटर। ठीक है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको अपना मेजर पार्ट जो है ना वो देना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती फिक्स 12 से 14, लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं जाती थी लाइब्रेरी, मैं सुबह 8 से रात 8 तक, ऑब्वियसली उसमें ब्रेक लेती थी, लेकिन GC लाइब्रेरी में जाती थी, 8 बजे जाती थी और मैं पहली बंदी होती थी और मैं आखिरी बंदी होती थी उस लाइब्रेरी में। क्योंकि अगर आप कमिटेड नहीं है, अगर आप पैशनेट नहीं जुनून है, होना चाहिए आपको। आप में सोच लिया आपने करना, देयर इज नो हाफ बेक्ड एफर्ट। एक सोच लिया आपने, उस पर कंसिस्टेंट रहना। और CSS में सबसे मुश्किल है कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन। हम लोग ना बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं ये भी ले लें, ये भी ले लें, प्लान ABC, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होता। इट्स बेटर टू हैव वन बर्ड इन हैंड देन टू इन द बुश। ठीक है। कुछ तो होना हमारे हाथ में। राइट। अच्छा, गोया कि आपने, जो मैं समअप करूँगा कि जुनून होना चाहिए, किताबों की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, और सब्जेक्ट की सिलेक्शन जो है उसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से पिट रहे हैं या पिट चुके हैं। तो दूसरी बात, अहम बात यह है कि आपने हर एक से जो, क्योंकि मशवरा हर बंदा देते हैं आपको, लेकिन आपने गाइडेंस उनसे लेनी है जो सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, जो किसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए आप इधर उधर की बातें मत सोचें, ना सुने। तो जो जिस तरह हम स्टोरीज आपको दे रहे हैं या आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ऑफिसर्स जो हमारे हैं, तो आपने इनकी गाइडलाइन पे चलना है, क्योंकि ये इन्होंने चला हुआ इसी रास्ते पे चले हैं और कामयाब हुए हैं। तो इसी रास्ते पे आप चलेंगे तो कामयाब होंगे। तो और इसके लिए सबसे बड़ी बात जो है, जो मैम इन्होंने कही है, मैडम ने, कि जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। ये नहीं है कि इसको आप पार्ट टाइम बनाएंगे। उसके अलावा, और इसके अलावा कुछ आप मज़ीद ऐड करना चाहिए? सर, मैं यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहूँगी कि देखें, आपने ये नहीं समझना कि ये CSS गुरु, मिस्टर ABC, हर बंदा यहाँ पे गुरु बना बैठा है, ठीक है।
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं। देखिए हर बंदा उस्ताद नहीं हो सकता, हर बंदा हर चीज़ नहीं हो सकता। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन ऐसा होना चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैं सीएसएस के एसए में मैंने पीएमएस किया, मैंने 2 बार सीएसएस किया, मेरी अभी भी एक अटेम्प्ट रहती है। लाइक अभी भी मैं कर सकती हूँ, मेरी एज है, सब कुछ है। तो मसला क्या है, एक चीज़ में आप अथॉरिटी होते हैं। अगर मुझसे कोई बंदा जीएसए के बारे में पूछेगा तो मैं उसको गाइड तो कर दूंगी, ज़ाहिर 3 दफ़ा किया है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का होना चाहिए। तो आपने उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है जिसकी उसमें अथॉरिटी हो। जैसे मैं जेंडर स्टडीज, सोशियोलॉजी, एसए, करंट अफेयर, ये इस तरह की चीज़ें जिनमें मेरे खुद के बहुत अच्छे स्कोर हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक होता है स्कोर भी आपने कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप स्कोर करने के बाद अच्छा पढ़ा भी सकते हो। बिल्कुल, यही मैं बात कह रही हूँ कि हर बंदा हर चीज़ में नहीं कर उस्ताद नहीं सकते। होता। तो अगर किसी ने वो ख़ास तौर पे जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें एक ही सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है, सर मैं आपको यहाँ पे उसको भी आप एक डिस्करेज करना बात, जी चाहते हैं। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे, अब देखिए पहली दफ़ा तो कह सकते हैं लक, मेरे पहली दफ़ा 68 मार्क्स है पीएमएस में, एसए में 68, पीएमएस में 68। माशा अच्छा, मैंने कहा लक, जैसे यही कहते हैं ना लक को। लगा। अच्छा, दूसरी दफ़ा मैंने सीएसएस किया, मतलब पहली अटेम्प्ट सीएसएस की, पहले मैंने पीएमएस किया, उसके बाद सीएसएस। अब की बार मेरे 55 मार्क्स। अच्छा, मैंने फिर समझा बस कमाल है। ठीक है। जब मेरी तीसरी दफ़ा 65 आए ना, तो मैंने कहा नहीं, इतनी बार नहीं लग चलती। लाइक आई एम डूइंग समथिंग यूनिक, डिफरेंट, इनोवेटिव, जो कि बाकी लोग नहीं करते। इवन टॉपर के 40 मार्क्स, आप यहाँ से अंदाजा लगाएं। यानी कि वही बात आ गई कि लक आपको उस वक्त साथ देगी जब आपने कुछ किया खुद होगा, किया जब होगा। आपने कुछ किया है नहीं तो लक काम नहीं देगी। सर मेरा जो पहले ऐसे मैंने लिखा था ना, वो एग्जाम में लिखा था पीएमएस का पहली दफ़ा। जो दूसरा सीएसएस में पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम, वो सीएसएस में मैंने लिखा था टेररिज्म पे पहली दफ़ा। एक होता है ना वो 200 मार्क्स का, एक होता है 100 का, एक होता है उसके स्कोर कम होते हैं बिल्कुल। पीएमएस के और सीएसएस के। अब की दफ़ा मैंने देखा नहीं भाई, फिर मैंने अपने फार्मूलाज बनाए कि मैं कैसे इसको एक्सपैंड करती हूँ। अब तो मैं बहुत ज़्यादा मैगजीन्स में लिख रही हूँ और माशा। बहुत कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएं, जो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है, या शहर में लोग ग्रूमिंग हुई है, इंग्लिश मीडियम से ग्रूमिंग हुई है, स्टडी उनकी हुई है, वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं सीएसएस में। इसकी निस्बत जो बेचारे देहात में जिनके पास सोर्सेज नहीं होते, जिनका एक्सेंट अच्छा नहीं होता, जो बोल नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स उनको का शिकार हो जाते हैं, फ्लुएंट नहीं होते इंग्लिश में, वो रह जाते हैं। नॉर्मली ये समझा जाता है, सोचा भी जाता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि जो हमारे रिमोट एरियाज़ में है वो अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें? सर देखिए, आपकी इंग्लिश ठीक होगी पढ़ने से। ठीक है। सादी ज़बान में पढ़ना शुरू करें, पढ़ना शुरू करेंगे, लिखना आप खुद ही सीख जाएंगे। देखिए ये है एक स्किल, इट टेक्स टाइम। जैसे पहले दिन ही आपको गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बिठाया, आप 80 की स्पीड पे नहीं जा सकते ना। एक्सेंट कर देंगे आपको। इसी तरह से आप एक ऐसे राइटिंग या इंग्लिश राइटिंग प्रिसाइजली एक स्किल है, इट टेक्स टाइम। उसके लिए मैं सबसे एक शॉर्टकट बताती हूँ, मेरे कहने पे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, 30 डेज के लिए रोज़ का एक पेज न्यूज़पेपर का ही सामने रख के उसको खुद लिखना है। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, वो बच्चा जो कि गांव में कहीं पे भी बैठा है, वो भी मुझे रिजल्ट देता है। मेरे पास बलूचिस्तान के, केपी के, फाटा, जीबी, कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं तो उन्हीं को, ठीक। मेरी तो अच्छा, अटेंशन ही इसमें वही है। ये अब बुनियादी चीज़ बताती हैं। अब इंशाल्लाह ताला मेरा जो प्रोग्राम बन रहा है आपके साथ, कि एक तो हम सेशन रखेंगे कि इंग्लिश कैसे अपने इम्प्रूव करनी है, ठीक है, ठीक उसमें बेसिक टिप्स हम लोगों बच्चों को दे देंगे ताकि वो जो वहाँ बैठे बैठे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, उसमें पॉइंट्स हम आपको दे देंगे। इसके अलावा क्योंकि आप ऐसे में आप स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए अलहदा एक रिकॉर्डिंग कराएं, लेक्चर करें, और वो जो, ताकि वो लेक्चर को सुन के कम से कम वो अपनी बेस अपनी बना सकें और स्टार्ट कर सकें अपने ऐसे राइटिंग की। तो ज़ाहिर है ये को 5-10 मिनट में पॉसिबल नहीं हो सकता, इसके लिए आपको दोबारा हमें सेशन करना पड़ेगा। तो ये कम से कम 2 चीज़ें जो हैं ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ़लाह के लिए या हमारे स्टूडेंट की बेहतरी के लिए ये आप हमारे साथ 2 मज़ीद सेशन करें कम से कम, और बच्चों को इस काबिल बना दें कि वो इंग्लिश को लेके चलें और उनको जो डेफिशिएंसीज हैं और कॉम्प्लेक्सेस हैं वो उनके दूर हो जाएं। तो यही हमारी खिदमत होगी लोगों के लिए और आखिरत के लिए भी। तो फ़िलहाल अगर कुछ और आप
कहना चाहती हैं या एडवाइस करना चाहती हैं वो जी बता मेरे दें। फाइनल वर्ड्स ये हैं कि देखें सीएसएस एक डूएबल है। लोगों ने इसको वैसे मुश्किल बनाया, अगर आप सिंसियरिटी डेडिकेशन के साथ करेंगे ये होने वाली चीज़ है। अपने फोबिया को साइड पे रखें एंड स्टार्ट डूइंग एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप इफ़ यू आर सीरियस इनफ स्टार्ट डूइंग इट। मैंने हर चीज़ अपलोड किया और सर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गाइडेंस इज़ देयर। करना आप लोगों ने, अब ये हम नहीं आपके बिहाफ पे कर सकते, करना आपको खुद ही है। और जब भी आपको मेरी हेल्प चाहिए, आई एम जस्ट अ क्लिक अवे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। नाजरीन, ये तो थी इकरा साहबा, उन्होंने आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू की और अब बहुत अच्छा आपको गाइड किया। मज़ीद सेशन हमारे चलेंगे, तो उसके लिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कि आप हमारे बल्कि इनके भी चैनल को भी और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे आके क्लिक करें, ताकि हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो आप तक फ़ौरन पहुंचते रहें। इंशाल्लाह ताला आपके कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो बच्चों के हैं वो हम दूर करेंगे, उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी सोर्सेज से अपनी कामयाबी की तरफ गामज़न हो सकें। लेकिन इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो फिर आपको हमारा साथ इसी तरह रहेगा और हम बेहतर तरीके से आपकी खिदमत कर सकेंगे। अपना भी ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें। याद रखिएगा कि ये मुल्क है तो हम हैं। इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।